जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पॉलिटी का अध्याय 3, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो भारत का संविधान अब तक किसी भी देश में बना सबसे लंबा व लिखित संविधान है। यह अनेक दृष्टि से एक अनोखे संविधान है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के अन्य देशों से उधार लिए गए हैं, फिर भी यह विश्व के अन्य संविधानों से अलग पहचान बनाती है। अब आगे देखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसमें सबसे पहले यह भारतीय संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा, लिखित और बहुत ही व्यापक दस्तावेज है। इसमें अनेक ऐसे विषय को सम्मिलित किए गए हैं जो प्रशासनिक कार्यवाही की विषय वस्तु हो सकते हैं। मूल संविधान जो कि 1949 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। मूल संविधान में एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्ष 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों के द्वारा लगभग 20 अनुच्छेद और भाग 7 को हटा दिया गया तथा करीब 95 अनुच्छेद 4 का मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 14 का अधिकरण 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 9 का नगरपालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके आगे है 9 का सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा तथा 4 अनुसूचियों 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। अतः वर्तमान में इसे एक प्रस्तावना लगभग 470 अनुच्छेद, संख्या में देखेंगे तो 395 ही, 25 भाग संख्या में 22 ही और 12 अनुसूचियां हैं। आगे देखेंगे भारत के संविधान को व्यापक व विस्तृत बनाने की प्रमुख वजह निम्न है। भारत का संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 एक विस्तृत कानून था, जिसके काफ़ी बड़े हिस्से संविधान में ज्यों के त्यों सम्मिलित कर लिए गए। भारत के भौगोलिक आकार, इसकी जटिलता और विविधताओं के कारण हर वर्गों के लिए विशेष उपबंध करना, भारत के संविधान में संघ व राज्यों के लिए एकल संविधान यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर, संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि संविधान में कोई विवाद व कठिनाई रह जाए, जिसके निराकरण के लिए भविष्य में विधान यानी कानून बनाना पड़े। नोट्स में देखेंगे, नोट्स में है संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसके कारण इसका अपना अलग संविधान था। वर्ष 2019 में राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। दूसरा है भारतीय संविधान की जटिलता के कारण सर आइवर जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा। वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? सर आइवर जेनिंग्स ने। अब विभिन्न स्रोत देख लेंगे, कहाँ से कौन सा चीज़ लिया गया है, संविधान में समाहित किया गया है, विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में घरेलू और बाहरी तत्वों के प्रभाव को सामंजस्य बनाने का प्रयत्न किया गया। संविधान का लगभग 2/3 भाग, ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, संघीय व्यवस्था, अध्यादेश, कैग, सीएजी, राज्यपाल, आपात उपबंध और अधिकरण, प्रशासनिक वितरण इसी से लिए गए हैं। आगे देखेंगे संविधान का दार्शनिक भाग। संविधान का दार्शनिक भाग किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे संविधान का दार्शनिक भाग कहा जाता है। क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है।
आगे देखेंगे संविधान के राजनीतिक भाग। तो कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध, यानी संविधान के राजनीतिक भाग का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नोट: भारत शासन अधिनियम 1935 के करीब 250 उपबंधों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। संविधान के निर्माण में अनेक देशों के उपादान यानी प्रावधान, अनेक देशों के प्रावधान ग्रहण किए गए हैं, जिसे निम्न तालिका में समझ सकते हैं। तो तालिका एक बार देख लेंगे, किस देश से क्या लिया गया है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। तो ये सारे प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब अमेरिका से देख लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद। अब आगे देखेंगे आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यपाल में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। राज्यपाल के रूप में मनोनयन किनका होता है? तो जिनको साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। कनाडा से संयुक्त सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्ति विभाजन यानी संघ एवं राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, ये भी कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णायक, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये सारे प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अब जर्मनी से देखेंगे। जर्मनी के वाइमर संविधान, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखेंगे फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श, ये सभी फ्रांस के संविधान से। जापान से केवल एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। उसके बाद पूर्व सोवियत संघ से यानी रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। आगे नोट में देखेंगे भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया। भारतीय संविधान में कुल 10 देशों से उपादान यानी कि प्रावधान, 10 देशों का प्रावधान ग्रहण किया गया है। टोटल काउंटिंग करेंगे तो पूरे 10 देशों का संविधान को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इसमें और देखेंगे कठोरता अनम्य और लचीलापन नम्य का समन्वय। अब संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक में कठोर संविधान, लचीला संविधान। कठोर संविधान में देखेंगे अनम्य संविधान। कठोर संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। अब लचीला संविधान यानी नम्य संविधान की परिभाषा देख लेंगे। लचीला संविधान वह कहलाता है
जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं हो तथा साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत ने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया है। अतः भारतीय संविधान न तो अत्यधिक कठोर और न ही अत्यधिक लचीला है। तो सवाल पूछता है भारतीय संविधान कैसा है, तो उसका जवाब इसीलिए यही होता है कि अंशतः कठोर अंशतः लचीला। इन सभी बातों को देखकर ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दो तरह के संविधान संशोधन का प्रावधान है। एक है विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत यानी कि संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और मत देने वाले उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत, इसे विशेष बहुमत कहते हैं। आगे देखेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट है, इसके अतिरिक्त संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक हो, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जीएसटी इत्यादि। इसके अलावा कुछ विशेष विषयों में संसद साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन कर सकती है, जैसे नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान इत्यादि। नोट में देखेंगे। नोट में सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर, जबकि केसी ह्यूयर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, इसके बारे में देखेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ है आंतरिक या बाहरी दृष्टि से यह भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत की संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं अपितु भारत की जनता में निहित है। अब लोकतंत्रात्मक राज्य, इसके बारे में देखेंगे। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में सत्ता जनता में निहित है और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का समान अधिकार है, जो जनता का स्वामी न होकर जनता का सेवक होगा। आगे देखते हैं। गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है। गणराज्य से आशय है कि देश के सभी पद सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं, अर्थात देश का सर्वोच्च पद भी सामान्य नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट होता है कि भारत का सर्वोच्च अधिकारी अध्यक्ष वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। अब पंथनिरपेक्ष राज्य के बारे में देख लेंगे। पंथनिरपेक्ष राज्य से आशय है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है और राज्य के द्वारा सभी धर्मावलंबियों के साथ आचरण किया जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में भारत को स्पष्ट रूप से पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की गई है। धर्म उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे। मूल अधिकार के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य व धर्म, जाति, लिंग इनमें से किसी आधार पर अपने नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं करेगा। आगे देखते हैं। संघात्मक संविधान किंतु एकात्मक की ओर झुकाव। तो इसका अर्थ है भारत का संविधान सरकार की एक संघीय शासन प्रणाली स्थापित करता है। इसमें संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल है, जैसे में 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। हालांकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता या गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता,
संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य के संघ शब्द के महत्व को समझाते हुए कहा कि इसके अंतर्गत दो चीज़ें सम्मिलित है। भारतीय संघ विभिन्न इकाइयों के मध्य एक समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी इकाई को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। नोट में देखेंगे, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, इसे देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें मंत्रियों के समूह द्वारा सरकार चलाई जाती है। सरकार संसद के प्रति जवाबदेही होती है। भारतीय संविधान अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली को अपनाया है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है और इसका विश्वास खो देने पर यह कायम नहीं रहता। आगे देखेंगे, संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद की भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, जहां कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान यानी अध्यक्ष होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान यानी अध्यक्ष होते हैं। अब आगे है संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब इसको एक बार देखेंगे। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन के समान एवं न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका के समान के बीच मध्य वर्ग को अपनाया गया। संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का सर्वाधिक महत्व होता है। न्यायालय संसद द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के आदेशों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करता है कि कोई विधि या आदेश संविधान के उपबंधों के विरुद्ध तो नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने वाली विधियों या आदेशों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दी जाती है। इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा न तो ब्रिटेन के समान संसदीय प्रभुता और न ही अमेरिका के समान न्यायपालिका की सर्वोच्चता को, बल्कि दोनों के बीच समन्वय प्रणाली को अपनाया गया है। अब आगे देखेंगे, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक निष्पक्ष, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। अब आगे देखेंगे, इसमें दर्शाया गया है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सब कोर्ट। ये सभी एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। सबसे निचली अदालत देखेंगे सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हर राज्य में राज्य हाई कोर्ट और प्रत्येक हाई कोर्ट और पूरे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह अब नीचे इसको सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्यवस्था। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्यवस्था और संरक्षक के अतिरिक्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। अतः इसका स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है और न ही न्यायाधीशों के आचरण व विधायिका में चर्चा की जा सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। अब एकल नागरिकता देखेंगे। संघात्मक संविधान में सामान्यतः दोहरी नागरिकता, पहली संघ की और दूसरी राज्यों की।
जैसे अमेरिका का, उसी तरह जैसे कि अमेरिका का यहाँ लिखा हुआ है संविधान में है, किंतु संविधान निर्माताओं ने एक एकीकृत भारतीय बंधुत्व तथा एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करने के अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संघीय संरचना होने के बावजूद एकल नागरिकता के आदर्श को ही अपनाया है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी उल्लेख संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसे देखेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें देश का प्रशासन जनता के चुने गए प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, अर्थात देश के सभी नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। अब आगे है संविधान निर्माताओं द्वारा एक व्यक्ति एक वोट की पद्धति को अपनाते हुए सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था, जिसमें प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव, धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर के मतदान का अधिकार प्राप्त हो। संविधान लागू होने के समय मतदान करने की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब मौलिक अधिकार में देखेंगे, डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, इसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी चीज़ों को समाहित किया गया है मौलिक अधिकार में। अब इसे थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में सभी नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे निरस्त यानी हटा दिया गया। नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है वर्तमान में। मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य को कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा प्रदान करती है। मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेषण जैसे रिट जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों को समाप्त या कटौती भी की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21, 20 और 21 के द्वारा प्राप्त मूल अधिकार को छोड़कर इन्हें स्वस्थगित किया जा सकता है। तो सवाल एक आता है कि मूल अधिकार जो है किसके विरुद्ध है? तो यह मूल अधिकार जो है सरकार के विरुद्ध दिया जाता है। अगर मूल अधिकार का अगर हनन होता है अगर किसी व्यक्ति का, तो वह सीधे तौर पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब मूल कर्तव्य को देखेंगे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। कब? तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया मूल कर्तव्य को, यानी मौलिक कर्तव्य को। अब आगे देखेंगे। मूल कर्तव्य के अंतर्गत संविधान में एक नया भाग 4 का क एवं अनुच्छेद 51 का को शामिल किया गया, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य यानी 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को
शिक्षा प्राप्त करने की अवसर प्रदान करे। आगे है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में देखें, भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना है। आगे देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता, किंतु ये देश के शासन संचालन में मूलभूत है। इस प्रकार निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्तियां तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त है। अब त्रिस्तरीय सरकार, विकेंद्रीकृत व्यवस्था, इसे देखेंगे। मूल रूप से भारतीय संविधान में 2 स्तरीय व्यवस्था यानी केंद्र व राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र व राज्यों की शक्तियां शामिल थी। बाद में 37वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया। इस प्रकार केंद्र व राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया, जो विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं है। वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में नया भाग यानी कि 9 के एक नई अनुसूची 11 जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसी प्रकार वर्ष 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का क और एक नई अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अब आगे देखेंगे, एक डायग्राम है। उससे पहले आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए संघ को विशेष शक्तियां प्रदान की है, जिसमें एक है आपातकाल का प्रावधान। जब देश पर कोई संकट आता है तो केंद्र सरकार आपातकाल की घोषणा करके विशेष शक्तियां धारण कर लेता है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। अब है आपातकाल के समय संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। आपातकाल के समय संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है एवं शासन संघीय से एकात्मक रूप में कार्य करने लगता है। संविधान में 3 प्रकार के आपात का प्रावधान किया गया है। पहला आपातकाल का प्रावधान है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आयोजित किया जाता है। यह अनुच्छेद 52 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 52 में है। अब है दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का उत्पन्न आपातकाल है अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन का वर्णन 356 में है। अब है वित्तीय आपात। जब देश में वित्तीय साख पर खतरा हो जाए तब इसका प्रयोग किया जाता है अनुच्छेद 360 के द्वारा। अब स्वतंत्र निकाय को एक बार देख लेते हैं। स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान द्वारा भारत सरकार के लोकतांत्रिक प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया गया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्न है। एक है संसद तथा राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु निर्वाचन आयोग। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्र सेवाओं के भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग। तीसरा है केंद्र और राज्य सरकार के खातों के सभी भुगतान व लेन देन का प्रबंध करने के लिए नियंत्रण व महालेखा परीक्षक यानी CAG। अब इसी में ये डायग्राम एक है, इससे थोड़ा देख लेंगे। इसे छोटा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं एक दृष्टि में।
सबसे लंबा लिखित संविधान क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान। अब है विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया है। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। यह विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया है जो कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, मौलिक अधिकार, आपातकालीन प्रावधान, मूल कर्तव्य, लोकतंत्रात्मक राज्य। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र निकाय, त्रिस्तरीय सरकार विकेंद्रीकरण व्यवस्था, उसके बाद गणराज्य। आगे है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, पंथनिरपेक्ष राज्य, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक संविधान किंतु एकात्मक की ओर झुकाव। ये सारे के सारे प्रावधान भारतीय संविधान में निहित है। अब आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसे एक बार देख लेते हैं इसमें क्या सब है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वक्तव्य है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचों में नहीं ढाला गया। जी ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा है। अब राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा जिसमें सबसे ऊपर केसरिया देश की ताकत व साहस को दर्शाता है। केसरिया रंग देश की ताकत व साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद शांति और सत्य को इंगित करती है। सफ़ेद शांति और सत्य को इंगित करती है। और सबसे नीचे हरा रंग भूमि की उर्वरता बढ़ाती उर्वरा वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। समान अनुपात में ये सभी रंग समान अनुपात में इन झंडों की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में एक नेवी ब्लू चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी घोड़ा एवं बैल और एक सिंह बने हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। यह एक पत्थर को काटकर बनाया गया है जिसे स्तंभ के ऊपर धर्मचक्र प्रदर्शित है। एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है जिसके स्तंभ के ऊपर धर्मचक्र प्रदर्शित है। शीर्ष फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया शब्द सत्यमेव जयते। सत्यमेव कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। देवनागरी लिपि में अंकित है जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। इसे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को सत्यमेव जयते को राष्ट्र के प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया। अब भारत का राष्ट्रीय गान देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाली भाषा में रचित गान जन गण मन का हिंदी अनुवाद औपचारिक रूप से संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। आगे है राष्ट्रगान को इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह राष्ट्रगान 5 पदों में विभक्त है जिसे गाने में करीब 52 सेकेंड लगते हैं। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाया जाता है जिसकी गायन अवधि 20 सेकेंड होती है। संक्षेप में 20 सेकेंड और पूर्ण 52 सेकेंड का है। यह गान वर्ष 1912 में पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत एक भाग्य विधाता शीर्षक से आया था। राष्ट्रगान पहली बार 1912 में
तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से संपादित रविंद्रनाथ टैगोर, संपादक इसके थे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे वर्ष 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब राष्ट्रीय गीत देख लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता में क्रांति की लहर पैदा करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत को भी राष्ट्रीय गान जनगण मन की तरह समान दर्जा दिया गया है। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित 1888 में से लिया गया आधा खंड है, जिसे गाने में लगभग 65 सेकंड का समय लगता है। इसे राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब आगे देखेंगे राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना चैत्र मास से आरंभ होता है। इसके साधारण वर्ष में 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पहली तारीख आती है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है, जिसका प्रयोग भारत में राजपत्रों के प्रकाशन, आकाशवाणी व दूरदर्शन द्वारा प्रसारित समाचारों और भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियों में राष्ट्रीय पंचांग के साथ किया जाता है। इसे भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में गठित पंचांग सुधार समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। इसे कब अपनाया गया पंचांग को, राष्ट्रीय पंचांग को? भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में गठित पंचांग सुधार समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। अब राष्ट्रीय वृक्ष देख लेंगे। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में बरगद को अपनाया गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेथालेंसिस है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेथालेंसिस है। भारत के आर्द्र पतझड़ वनों में पाया जाने वाला यह पेड़ देहातों में भी उगता है। यह वृक्ष काफ़ी छायादार होता है। इसकी शाखाओं में से जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है। इसे हिंदुओं का पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसके पत्ते 10 से 20 सेंटीमीटर लंबे और 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। आगे देखेंगे राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। आम को फलों का राजा माना जाता है। भारत में आम के पेड़ की बागवानी 4000 वर्ष पूर्व की गई थी। भारत में सबसे पहला उत्पादित कमली आम मालगोवा है। अल्फोंसा, मालगोवा, मालदा, दशहरी, नीलम, गुलाब खास आदि आम की उच्च किस्में हैं। अब राष्ट्रीय पुष्प के बारे में देखेंगे। भारत की राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम नीलाम्बो न्यूसिफेरा है। जलाशयों में उगने वाला इसके पौधे की औसत आयु 2 साल की होती है। अब राष्ट्रीय पशु देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। इसका शरीर काली रेखाओं से युक्त धूमिल पीला रंग का होता है। एशिया में बाघ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, ईरान, कोरिया और साइबेरिया में पाए जाते हैं। इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में 1972 में चुना गया था। इससे पहले वर्ष 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह रहा। बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत में बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? तो 1973 में। अब राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। यह पक्षी हंस के आकार के लंबी पतली गर्दन, रंग बिरंगी पंखों वाली होती है। इसे राष्ट्रीय पक्षी के रूप में वर्ष 1963 में मान्यता दी गई।
राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को मान्यता कब मिली? तो 1963 में। यह भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इस प्रजाति का नर मादा की तुलना में अधिक रंगीन होता है। राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत में संकटापन्न प्रजाति गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गंगेटिक है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गंगेटिक डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसे भारत में गंभीर संकटग्रस्त होने की वजह से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे है राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा भारत में एशियाई हाथी को वर्ष 2010 में दिया गया। भारत में राष्ट्रीय पशु का दर्जा किसे दिया गया? तो एशियाई हाथी को वर्ष 2010 में। देश में हाथियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित पर्यावास उपलब्ध कराने तथा समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए सुरक्षित गलियारा उपलब्ध कराने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। एशिया के करीब 60% हाथी भारत में पाया जाता है। अब राष्ट्रीय मुद्रा को देखते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्रीय ध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। इसे भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? तो 15 जुलाई 2010 को स्वीकार किया गया। अब यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट श्री D उदय कुमार ने बनाया था। राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह कौन बनाया था? तो यह IIT मुंबई के ग्रेजुएट श्री D उदय कुमार ने बनाया था। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजाइनों में से चुना गया। अब राष्ट्रीय स्मारक में दिल्ली में स्थित इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारक के रूप में शामिल है। इसे उन 90,000 सैनिकों की याद में बनाया गया है जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। इंडिया गेट का डिज़ाइन सर एडविन लुटियन ने तैयार किया था। पहले इसे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया? तो सर एडविन लुटियन ने तैयार किया था और इसे पहले वॉर मेमोरियल के रूप में जाना जाता था। आगे देखेंगे राष्ट्रीय नदी। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह नदी प्राचीन काल से मानव सभ्यता का उद्गम स्थल भी रही है। लाखों लोग भौतिक और आध्यात्मिक जीविका के लिए इस महान नदी पर निर्भर है। इसे हिंदू धर्म में दुनिया की सबसे पवित्र नदी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आगे के सेशन में हम इसका रिवीजन करेंगे और काफ़ी मेहनत के बाद ये अध्याय 3 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि 2-3 बार आप लोग इसका रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।